Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is our chapter number 7 and the name of the chapter is Why Conserve. हम conserve क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को हम बचाते क्यों हैं, क्यों नीड होती है उसको कंजर्व करने की. Okay, and this is your unit number 3, the word of the living. Okay, let's start. What all topics we will read in this chapter. क्या क्या topics आज हम इस chapter में read करने वाले हैं. First, biodiversity. Second, consequences of deforestation. Third, biosphere reserve. Fourth, endemic species. Fifth, migration. Sixth, some conservation programs. Next, wildlife sanctuary. Then हम read करेंगे recycling of papers. After that, we will read about deforestation and its causes, and उसके बाद हम रीड करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड देन हम रीड करेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना, एंड हम रीड करेंगे उसके बाद रेड डाटा बुक. आफ्टर दैट हम रीड करेंगे लास्ट में रिफॉरेस्ट्रेशन. ठीक है, सो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. Our planet is full of different types of plants and animals. As you all know कि हमारे planets पर बहुत अलग अलग तरह के plants और animals हैं. ठीक है, तो हमारा जो पूरा planet है वो भरा हुआ है अलग अलग तरह के plants और animals से. right? They are essential for our survival. और ये सभी हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत essential होते हैं, यानी कि हमारे रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं ये सभी. The number and varieties of plants, animals and other organisms, their interrelationship and their relation with the environment that exists is known as biodiversity. Okay, अब biodiversity को पता है कि क्या होता है. ठीक है, अब बहुत सारी संख्या में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन सभी के बीच में इंटर रिलेशनशिप या फिर इनका रिलेशन होता है एनवायरनमेंट से. ठीक है, और ये सभी हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं. इसी को हम इसको हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के नाम से. ठीक है, कि सभी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से रिलेशन होता है. राइट, every component of biodiversity from microorganism to the use elephant serves an important function in nature. ठीक है, अब हर एक छोटे से छोटा कंपाउंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो बहुत यूज एलिफेंट हो. सभी ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारे नेचर में. ठीक है, some of these species of plants as well as animals have become extinct and are on the verge of becoming extinct. ठीक है, इनमें से कुछ प्लांट्स की स्पीशीज और साथ ही साथ कुछ एनिमल की स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब लुप्त हो चुकी हैं, अब नहीं है, और कुछ ऐसी हैं कि जो अब एक्सटिंक्ट होने पर हैं, यानी कि लुप्त होने की कगार पर हैं. ठीक है, लुप्त होने का मतलब है कि उसके बाद उनको हम नहीं देख सकते कभी फ्यूचर में बिल्कुल भी. ठीक है, one of the most serious environmental program faced by us is loss of biodiversity. ठीक है, अब one of the most serious environmental problem क्या है हमारी, जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम में से एक है वो है कि हम बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को लूज कर चुके हैं. ठीक है, और कर भी रहे हैं. देयर आर नंबर्स ऑफ कॉजेज फॉर दिस, और इसके बहुत सारे अलग अलग कारण भी हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफोरेस्टेशन और उसके कॉजेज, कारण बताए हैं. ठीक है, डिफोरेस्टेशन यानी कि पूरे फॉरेस्ट को धीरे धीरे करके काट देना. ठीक है, डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी थ्रेट होती है जो ऑर्गेनिजम्स हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए. ठीक है, यू स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट डिफोरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, आप डिफोरेस्टेशन के बारे में पहले ही प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जब हम पेड़ों को काट देते हैं और उस एरिया को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं, जो फॉरेस्ट का एरिया है, वो हमारा डिफोरेस्टेशन कहलाता है. ठीक है, द रीज़न ऑफ डिफोरेस्टेशन आर, डिफोरेस्टेशन के रीज़न क्या क्या हैं. फर्स्ट, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड डैम्स. ठीक है, अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. जैसे चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर, खेती के लिए रिक्वायरमेंट हो, कंस्ट्रक्शन में वर्क में हमारा चाहे रोड बनाने हो, हाउसेज बनाने हो, फैक्ट्रीज बनाने हो, डैम्स बनाने हो, इन सब को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है एरिया की, नीड.
ठीक है। दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। सेकेंड, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर इन कंस्ट्रक्शन, इन मेकिंग पेपर्स etc। और साथ ही साथ हमें वुड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जिसके वुड की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है? फर्नीचर की नीड होती है पेपर बनाने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अलग अलग तरीके से वुड की भी नीड हो रही है। वुड इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल, और वुड का हम यूज फ्यूल की तरह भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल एंड इंक्रीजिंग इन मिनिमाइजिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग होती है, कैटल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक एरिया को पूरी तरीके से ग्रीनरी को, जो वहाँ की जो ग्रीनरी होती है उसको खा लेती हैं, ईट कर लेती हैं, ठीक है। Some natural causes of deforestation include forest fire and lowering of water table caused due to ड्रॉथ, ठीक है। अब कुछ नेचुरल हमारे कॉजेज होते हैं, नेचुरल कारण होते हैं डिफोरेस्टेशन के, जैसे फायर लग जाना फॉरेस्ट में, ठीक है, और पानी की कमी होना, वहाँ पर पानी न मिल पाना, जिसकी वजह से वहाँ सूखा पड़ जाता है और पेड़ पौधे वहाँ के नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि इनके परिणाम क्या हैं। डिफोरेस्टेशन हैज सेवरल एडवर्स इफेक्ट विच इंक्लूड, ठीक है। डिफोरेस्टेशन के बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हैं। इंक्रीज्ड एयर एंड सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रीज क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक करते हैं और ऑक्सीजन को वो गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर विच मे लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है उसका अमाउंट जो है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है उसमें हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो हाई जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लोड एंड ड्रॉथ, ठीक है। अब हमारी जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उनकी भी जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है, जैसे फ्लोड आना, ड्रॉथ पड़ना, ठीक है। फ्लोड बाढ़ आना, ड्रॉथ सूखा पड़ना, ठीक है। ट्रीज हेल्प टू अब्जॉर्ब रेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ट्रीज जो है हेल्प करते हैं रेन वाटर को अब्जॉर्ब करने में ग्राउंड में, ठीक है। एक्सेस वाटर वुड कॉज फ्लड ड्यू टू सॉइल इरोजन, ठीक है, और ज़्यादा वाटर क्या करता है? ज़्यादा वाटर के कारण बाढ़ आ जाती है और उससे सॉइल इरोजन होता है, यानी कि जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है, वो उसके साथ बह के चली जाती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू felling of trees will disrupt the water cycle and lead to less रेनफॉल कॉजिंग ड्रॉथ, ठीक है। अब इंक्रीज हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पेड़ों को काटने की वजह से, तो हमारा पूरा वाटर साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से रेनफॉल हो जाते हैं बहुत कम और ड्रॉथ पड़ने लगता है, सूखा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ ट्रीज बिंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, जो हमारे ट्रीज की रूट्स होती हैं वो हमारी सॉइल पार्टिकल को एक साथ करके रखती हैं, ठीक है, लूज नहीं छोड़ती उनको। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस टू विंड एंड मूविंग वाटर, ठीक है। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होने लगता है। सॉइल इरोजन किस किस के कारण से होता है? जब तेज हवाएं चलती हैं या फिर हमारा बहुत तेज स्पीड में पानी बहता है, ठीक है। Loss of soil will reduce the fertility of the soil as it is rich in humus and nutrients। अब जब हम अपनी टॉप लेयर को ही खो देते हैं सॉइल की, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें फर्टिलिटी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, सब फर्स्ट लेयर जो होती है उसमें अच्छी मात्रा में ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि, ठीक है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्टाइल सॉइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट, ठीक है। अब जब हमारी टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है तो उसके नीचे जो हमारी हार्ड सॉइल होती है रॉक्स की, और लेयर बने होते हैं रॉक्स के, ठीक है, धीरे धीरे वो दिखने लगती है, और जो हमारी फर्टाइल सॉइल होती है वो एक जगह इकट्ठा हो के वो डेजर्ट में बदल जाती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ
डेस्ट्रीफिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डेस्ट्रीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इट लेड्स टू रिडक्शन इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, ये रिडक्शन कर देती है सॉइल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखने की, उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स आर आ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस रिडक्शन इन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। लैंडस्लाइड जो होती हैं हमारे, वो इसी के परिणाम होते हैं। जो हमारी सॉइल है वो एक दूसरे को, उनकी कैपेसिटी जो होती है बाइंड करने की, वो खो देती है और इसी वजह से हमारी लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट आर एडवर्सली अफेक्टेड। जो हमारा सॉइल का टेक्सचर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें अच्छी मात्रा में कंटेंट होते हैं न्यूट्रिशंस, ठीक है, जो कि एडवर्सली लगातार अफेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। कटिंग डाउन ट्रीज डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। जब हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटते रहेंगे, डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो बहुत सारे एनिमल्स और स्पीशीज ऐसी होती हैं जो ट्रीज़ पर रहती हैं या फिर ट्रीज़ के नियर बाय रहती हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो होमलेस हो जाते हैं, ठीक है। Many species of animals and plants are not able to adjust to changing climate caused due to deforestation, resulting in many species becoming extinct, ठीक है। अब बहुत सारी स्पीसीज और प्लांट्स हमारे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जैसे ही हमारा क्लाइमेट में चेंज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो है क्या हो रही हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब हम कैसे कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, वो डिस्कस करते हैं। द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या होता है यहाँ बताया है आपको। अगर जब हम ध्यान रखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज का, ठीक है, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, बेसिकली ये सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, और उनके एक्सटेंशन का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं वो लुप्त तो नहीं होने वाले हैं, उनको ज़्यादा केयर की नीड तो नहीं है, ठीक है, इस सभी को हम कंजर्वेशन कहते हैं, यानी कि उनका बचाव करके रखना, ओके। Our life depends on forest in several ways। हमारी भी लाइफ जो है फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है अलग अलग तरीके से। Biosphere is the part of the earth in which living organisms exist in और which supports life। बायोस्फेयर एक पार्ट होता है हमारी अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनाइजम्स एक्सिस्ट करते हैं, रहते हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। several steps have been taken by government to preserve biodiversity। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बायोस्फेयर। Various protected area have been established to protect the flora and fauna and their natural habitats, ठीक है। अब बहुत सारे एरिया जो हैं उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया है, प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि वो जो एरिया है वहाँ पर फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे ही रहेंगे, ठीक है, उसके अलावा उनको कोई टच नहीं करेगा जाके, वो उनके और जो वहाँ पर एनिमल्स हैं या जो भी हैं वो उनके नेचुरल हैबिटेट हैं, वहाँ पर कोई उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है। These protected area are called sanctuaries, national parks and biosphere reserves। अब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, इनको हम कहते हैं सेंचुरीज। कुछ सेंचुरीज होती हैं, कुछ नेचुरल पार्क्स होते हैं और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व्स। They were established under the Wildlife Protection Act 1979। इनको कब एस्टेब्लिश किया गया था? जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया था 1972 में, तब इनको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इनकी स्थापना हुई थी। These protected sites are natural area that allow native organisms to flourish and all kind of human intervention leading to destruction of habitat are removed from this area, ठीक है। अब इन यहाँ पर जो भी नेचुरल एरियाज हैं इनको प्रोटेक्ट किया गया है सो दैट वहाँ के जो नेटिव ऑर्गेनाइजम्स है यानी कि जो ऑर्गेनाइजम वहाँ पर रहते हैं वो अच्छे से अपना ध्यान रख सके खुद से, और वहाँ पर उनको जाकर उनके भी कोई भी ह्यूमन जाकर उनको परेशान ना करे, उनके जो हैबिटेट है उनको रिमूव ना करे वहाँ से, ठीक है। हैंस कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज, ठीक है। इसलिए इन सभी एरियाज में कल्टीवेशन हो गया, ग्रेजिंग हो गया, फेलिंग ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों को काटना, हंटिंग शिकार करना, पॉचिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली बंद हो चुकी हैं,
ठीक है, इन सभी एरिया में बिल्कुल बंद है, बैन है। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज विच आर इम्प्लीमेंटेड इन दीज एरियाज। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन सभी एरियाज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, ठीक है, कि कोई भी वहाँ पर जाकर इनको इन सभी एरियाज में जाकर इंटरफेयर ना करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिवर्स। It is a large area to protect land developed to conserve wildlife, plants and resources and traditional life of tribal living in that area। ठीक है, अब ये कैसे एरिया होते हैं, लार्ज एरिया होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको डेवलप किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए ही, प्लांट्स के लिए, ठीक है, और अदर रिसोर्सेज जो ट्रेडिशनल लाइफ के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक एरियाज में, उन सभी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है इनको। ठीक है, इट इज़ एन एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इस एरिया का क्या मतलब होता है, इस एरिया का मतलब होता है उन सभी बायोडाइवर्सिटी के लिए उनको कंजर्व करना। ठीक है, सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व विच हैव बीन सेट अप इन इंडिया आर। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो किए गए हैं इंडिया में, आपको यहाँ पर उनके नेम बताए हैं। ठीक है, जैसे नीलगिरी, नॉकरॉक, गुल्फ ऑफ मैनर, सुंदरबंस, दिब्रू साइकोवा एंड डिबोंग दिबैंड, पंचमिरी, कांजी, कंचनजंगा, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मानस एंड सिमिलीपल। ठीक है, ये सारी आपको कुछ यहाँ पर ऐसी जगह बताई हैं जिनको रिजर्व किया गया है इंडिया में। ठीक है, A biosphere reserve many contain other protective areas in it। ठीक है, बायोस्फीयर में रिजर्व किए जाते हैं बहुत सारे प्रोटेक्टिव एरियाज को। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया है, पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमेरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताए हैं कुछ ऐसे रिजर्व्ड एरियाज। ठीक है, रिजर्व एरियाज में जैसे आपको नेशनल पार्क बताए हैं जिनके नेम बताए हैं यहाँ पर सतपुरा। ठीक है, 2 वाइल्ड सेंचुरीज बताई हैं आपको, यहाँ पर उनके नेम बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बताया है जूस आर प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल सेटिंग एंड नॉट अ नेचुरल हैबिटेट। जूस ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सेटिंग होती है। ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं ये उनके हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट फ्लोरा एंड फ्यूना। द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ अ प्लेस। ठीक है, लार्ज नंबर में हमारे प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया पर होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। ओके, द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्यूना ऑफ अ प्लेस। ठीक है, अब जहाँ पर लार्ज नंबर में एनिमल्स रहते हैं उस एरिया को कहते हैं हम फ्यूना प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको, फ्लोरा ऑफ पंचमिरी आर सॉल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन etc। ठीक है, अब फ्लोरा जो पंचमिरी है वहाँ पर कौन कौन से ट्रीज को ज़्यादातर सेव किया गया है, साल, टीक, मैंगो, ये सभी जो बताए हैं आपको इनको सेव किया गया है। ठीक है, इनकी इमेज भी आपको शो की गई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट द फ्यूना इंक्लूड चिनकारा, ब्लू बुल, चीतल, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड। ठीक है, अब फ्यूना में आपको इंक्लूड किए गए हैं चिनकारा, ब्लू बुल, चीतल, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड। ठीक है, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, एंडेमिक स्पीशीज। एन एंडेमिक स्पीशीज इज द वन फाउंड नेचुरली इन एन एरिया विद नोटेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं हमारी, जो नेचुरली किसी भी एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, और वो नेचुरली कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, दे आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस, वो सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाई जाती हैं। Species, it is a group of a class of animals or plants having common characteristics like similar body parts and functions, same eating habits, same habitat, interbreed and reproduce fertile offsprings only with members of their own species and not with other species। ठीक है,
स्पीशीज क्या होती हैं, ये एक तरीके का ग्रुप होता है, उसमें एनिमल ग्रुप भी हो सकता है, हमारा प्लांट ग्रुप भी हो सकता है। इसमें क्या देखते हैं कि उनमें कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही हैं, जैसे उनके बॉडी पार्ट्स सेम फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ईटिंग हैबिट सेम है, उनका हैबिटेट, उनकी रहने की जगह सेम है, वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, वो प्रोसेस सेम है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है उनकी एक स्पीशी बनाने के लिए, ठीक है, पूरी एक प्रजाति बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज के एग्जाम्पल दिए हैं। गेंट पांडा इज एंडेमिक टू द माउंटेन्स ऑफ सिचुआन, गैंसू एंड सैंक्सी प्रोविंसेस इन चाइना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो गेंट पांडा शो किया है, दिस इज गेंट पांडा। गेंट पांडा जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, माउंटेन्स में, माउंटेन्स में भी कहाँ पर आपका सिंचुआना, गैंसू में, ठीक है, सैंक्सी प्रोविंसेस में, चाइना में। एशियाटिक लायन इज एंडेमिक टू गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, दिस इज एशियाटिक लायन, ठीक है, ये एंडेमिक है, ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, नेशनल पार्क गुजरात में। द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमहिरी बायोस्फीयर रिवर्स आर सॉल, wild mango, and endemic flora includes bison, इंडियन गेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है। अब यहाँ पर एंडेमिक फ्लोरा में आपको बताया है पंचमहिरी, ठीक है, बायोस्फीयर रिवर्स में आपको बताए हैं आपको सॉल ट्री, मैंगो ट्री, ठीक है, ये सभी एंडेमिक फ्लोरा में आपको बताए हैं, इसमें इंक्लूड होंगे बिसॉन, इंडियन गेंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लाइंग स्क्वेरल शो की हैं, ठीक है, ये फ्लाइंग स्क्वेरल है। एक्टिविटी 2, फाइंड आउट मोर एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ इंडिया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में बताया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स आर टू हॉट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गया इंडिया में, ठीक है, और एक वेस्टर्न घाट हो गया, ये हमारे दो हॉट बायोडाइवर्सिटी के स्पॉट हैं वर्ल्ड में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। Wildlife sanctuaries are protected forests all across the world to preserve certain plants and animal species, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारी सभी तरह के प्लांट्स को, और जो भी वहाँ पर वर्ड है प्लांट्स में जो भी रहते हैं उन सभी को, सर्टेन प्लांट्स को, ठीक है, एनिमल्स की स्पीशीज को भी। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स, वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ उनको सुटेबल लिविंग कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं। किलिंग ऑफ एनिमल्स, पॉचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज, इन एरियाज में एनिमल्स को किल करना, उनकी पॉचिंग करना, ठीक है, उनको शिकार करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। देयर आर 1514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, इंडिया में 514 सेंचुरीज हैं इंडिया में। इंडियन सेंचुरीज हैव ब्रॉड बेस्ड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन द डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स लाइक गंगा। अब इंडियन सेंचुरीज के जो ब्रॉड बेस्ड हैं वहाँ पर उनके जो फॉरेस्ट हैं माउंटेन्स पर हैं, और बशिस भी हैं, बशिस लैंड भी हैं, ठीक है, बशिस लैंड कहाँ पर है, डेल्टास में, बड़ी बड़ी रिवर्स के जो डेल्टास बने होते हैं वहाँ पर, जैसे गंगा, ठीक है। Some wildlife sanctuaries have been specifically named as bird sanctuary, ठीक है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनको स्पेसिफिकली नेम दिया गया है, जैसे बर्ड सेंचुरीज, ठीक है। Some famous wildlife sanctuaries in India are, कुछ फेमस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में वो बताई हैं, जैसे पहली है आपको गिर इन गुजरात, एस्थेटिक लायन, सांबर एंड चिट्टल। सेकेंड आपको बताई है यहाँ पर काजीरंगा इन असम, इंडियन राइनोसॉरसिस। थर्ड सारिका इन राजस्थान, इसमें टाइगर्स को सेव किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बताए हैं, यहाँ पर बताए हैं कि इनको ये किस किस को सेव करते हैं, ठीक है। पीडीआर इन केरला, एशियन एलिफेंट को सेव करते हैं ये, ठीक है। भादवगर्ग ये है मध्य प्रदेश में, टाइगर को सेव करते हैं, ठीक है।
भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, ये किसको सेव करते हैं? साइबेरियन क्रेन को, ठीक है। सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिन हेडेड डक, घड़ियाल, लायन, टाइगर, राइनोसोरसिस etc आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स आपको बताए हैं, ये सभी को प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है। Okay, next topic is national park. National park are special areas reserved for wildlife. There they can freely move about in their natural habitat. ठीक है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? स्पेशल एरियाज होते हैं, रिजर्व किए जाते हैं स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ये इनके नेचुरल हैबिटेट होते हैं, नेचुरल घर होते हैं, ठीक है। The wild animals, natural vegetation and landscape are together preserved in the national park. ठीक है, हमारे वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन और लैंडस्केप ये एक साथ प्रिजर्व किए गए हैं नेशनल पार्क्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क सेटअप इन इंडिया, ये पहला नेशनल पार्क था जो कि इंडिया में सेटअप किया गया था, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी, ठीक है, ये एमपी में है। देयर आर 103 नेशनल पार्क्स इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में 103 नेशनल पार्क्स हैं, ओके। द फाइनेस्ट टीक इज फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क, जो फाइनेस्ट टीक पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? सतपुरा नेशनल पार्क में। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड देयर, हमारे रॉक शेल्टर्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। रॉक पेंटिंग्स इंडिकेट्स एक्सिस्टेंस ऑफ लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज ड्यूरिंग द प्रीहिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स इंडिकेट करती हैं हमारी लायन की एक्सिस्टेंस को, एलिफेंट की एक्सिस्टेंस को, बफेलोज की, जो वाइल्ड बफेलोज होती है उनकी, और प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के ड्यूरिंग बेसिकली। नेक्स्ट, सतपुरा टाइगर रिजर्व, दिस वॉज डेवलप्ड टू इंश्योर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया था, क्यों डेवलप किया गया था? ताकि जो हमारे टाइगर हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें, उनकी मेंटेनेंस अच्छे से की जा सके, ठीक है। The species that are at high risk of getting extinct are called endangered species, ठीक है। जो स्पीशीज हमारी ज़्यादा लुप्त होने की कगार पर हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, यानी कि जो हाईली जिनको हाईली रिस्क है और हाईली अमाउंट में वो एक्सटेंस हो रही हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। एग्जांपल्स आर इंडियन राइनोसॉर्स, एशियाटिक लायन, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ठीक है। Species which are likely to become endangered due to destruction of forest, over exploitation and other environmental disturbance are called vulnerable species, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो ओवर एक्सप्लोरेशन होने लगता है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं vulnerable species, ठीक है, vulnerable species बेसिकली। एग्जाम्पल्स गोल्डन लंगूर, ठीक है, चिनकारा, डियर, ये सभी हमारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। एंडेंजर्ड एंड vulnerable species together are known as threatened species, ठीक है। इन दोनों स्पीशीज को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? threatened species, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेड डाटा बुक। The International Union of Conservation of Nature for Conservation of Nature IUCN works toward assessing the global conservation status of plants and wild species, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी फुल फॉर्म आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? IUCN। ये वर्क किसके लिए करते हैं? ये वर्क करते हैं हमारे ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए, जिसमें हमारे स्टेचूज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं। द फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल्स वॉज पब्लिश्ड इन 1991। अब पहली हमारी रेड डाटा बुक एनिमल्स की कब पब्लिश्ड हुई थी? 1991 में, ठीक है। IUCN मेंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नोन एज
द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। ठीक है, अब IUCN ये क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बना के रखते हैं, और इससे पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज हमारी ज़्यादा थ्रेटेंड पर हैं अब। ठीक है, हैज़ स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज। इसलिए स्पीशीज को हमने 9 कैटेगरीज में स्पेसिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन on the basis of criteria like the rate of decline, population size and the area of geographical distribution। ठीक है, अब किस किस वे पे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला यहाँ पर आपको बताया, क्राइटेरिया बताया है कि रेट ऑफ डिक्लाइन का उनका रेट क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है उनका, और एरिया, जोग्राफिकल एरिया कैसा है उनका। ठीक है, The 9 categories in IUCN Red List of Threatened Species are given below। पूरी गिवन आपको यहाँ पर रेड लिस्ट दी है। ठीक है, क्या क्या उसके हमारे बेसिकली थ्रेटेंड स्पीशीज के क्या क्या यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्सटेंट जो हो रही हैं। ठीक है, सेकंड लीस्ट कंसर्न पर है जो, और थर्ड एंडेंजर्ड में है जो। ठीक है, फोर्थ नियरली थ्रेटनिंग यानी कि जो थ्रेटनिंग के पास है, आसपास है, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बुरी तरीके से। ठीक है, डेंजर्ड में, खतरे में है, और नॉट एविलेटेड है या फिर। नेक्स्ट एक्सटेंट इन वाइल्ड जो कि पूरी तरीके से एक्सटेंट हो रहे हैं, डाटा डेफिशिएंट, और लास्ट में हमारा है यूवर्नेबल्ड। ठीक है, Okay, the main aims of the IUCN Red List is to focus the attention of conservationists towards species that are under threat of becoming extinct। ठीक है, अब हमारा IUCN Red List का मेन फोकस क्या है, कहाँ पर अटेंशन ग्रैब करना है कि इन सभी के लिए कंजर्वेशनिस्ट लिस्ट बनाई जाए और इन सभी स्पीशीज पर ध्यान दिया जाए जो हमारी थ्रेट हो रही हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ठीक है, Few of the animals listed in the IUCN Red List are blue whale, African elephant, sea turtle and Bengal tiger। इसमें से जो हमारे कुछ एनिमल लिस्टेड किए गए हैं जो हमारी IUCN रेड थ्रेटिंग लिस्ट में आते हैं, इसमें ब्लू वेल है, अफ्रीकन एलिफेंट है, सी टर्टल है, और बंगाल टाइगर है। ठीक है, बंगाल टाइगर। IUCN also published a catalog कॉल्ड रेड डाटा बुक। ये एक कैटलॉग भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पब्लिश करते हैं। बेसिकली इसमें आता है हमारा, इसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक, विच लिस्ट रेयर स्पीशीज एंड दोज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। इसमें उन सभी की रेयर लिस्ट बनती है स्पीशीज की जो रेयर है स्पीशीज। ठीक है, और जो इंडेंजर्ड है यानी कि बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है। Next topic is migration. Migration is seasonal movement of animals from one habitat to another because of climatic changes। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, सीजनल मूवमेंट होता है एनिमल्स का, जहाँ पर वो सीजन टू सीजन अपना जो स्थान है, जो हैबिटेट है, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई टू वार्मर प्लेसेस टू ले एग्स कवरिंग अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, बर्ड्स क्या करती हैं जब वो हैबिटेट करती हैं, एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी को वो जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने एग्स को ले करते हैं। ठीक है, कॉमनली माइग्रेटरी एनिमल्स आर वेल्स, फिशेस, टर्टल्स एंड बर्ड्स। कॉमनली माइग्रेटरी जो हमारे एनिमल्स हैं उसमें वेल्स आती हैं, फिशेस आती हैं, टर्टल आते हैं और बर्ड्स आते हैं। ठीक है, इट इज़ सैड स्टोरी दैट even protected forests in wildlife sanctuaries are not safe as people living in neighboring villages and encroach upon them and destroy them। ठीक है, अब ये एक बहुत सैड स्टोरी है, यहाँ तक कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, सेंचुरीज बना रहे हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं है लोगों से, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे वो फिर भी सेफ नहीं है, उन्हें वो फिर भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर इज द मोस्ट थ्रोन अवे मटेरियल। पेपर क्या है, एक सबसे ज़्यादा थ्रो की जाने वाला मटेरियल है। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। पेपर किससे बनता है, ट्रीज से बनता है। इट टेक्स 17 फुल ग्रॉन ट्रीज टू मेक अ टन ऑफ पेपर। एक टन को पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज की नीड होती है। वी कैन रिसाइकल पेपर 5 to 7 टाइम्स। हम 5 to 7 टाइम्स पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। वी शुड यूज़ पेपर विद केयर। हमें पेपर बहुत केयर से यूज़ करने चाहिए। दिस विल हेल्प अस इन सेविंग मैनी ट्रीज इन अ ईयर। इससे क्या होगा, हमें बहुत हेल्प मिलेगी ट्रीज को हर साल सेव करने में। This way the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced। और इस तरीके से जो harmful chemicals का यूज़ किया जाता है पेपर मेकिंग के लिए वो भी रिड्यूस होगा।
The demand of recycled paper is increased these days as people have started realizing its importance. अब जो recycling paper की demand है वो increase हो गई है क्योंकि इन दिनों लोग जो हैं उन्होंने realize करना शुरू कर दिया है paper की importance को, trees की importance को. ठीक है. Next topic is reforestation. Reforestation means planting trees in place of the trees destroyed. ठीक है. Reforestation का मतलब क्या है कि उन पेड़ों की जगह पर जो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं उनकी जगह पर हम नए ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं. These trees planted should be as far as possible of the same species as found in that forest. ठीक है. अब ये जो प्लांट है हमारे जो सेम तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं फॉरेस्ट में उनसे दूरी पर लगाने चाहिए. ठीक है. Reforestation can take place naturally also in the deforested areas is left undisturbed it develops itself. Reforestation हमारे क्या करते हैं स्थान ले लेते हैं नेचुरली ही. ठीक है. रिफोरेस्टेशन करने से जो ट्रीज है वो नेचुरली ही अपनी उनकी जगह ले लेते हैं डिफोरेस्टेड एरिया की. ठीक है. और इस तरीके से अनडिस्टर्ब रहता है हमारा एरिया. ठीक है. नेक्स्ट सम कंजर्वेशन programs. Some non-government organizations NGOs also work with the government for conserving the environment in India. ठीक है. कुछ हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम NGOs कहते हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलके एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए उनका साथ देते हैं. Some help in spreading awareness amongst people where some work towards the implementation of rules set up by the governments. ठीक है. अब कुछ अवेयरनेस फैला के हेल्प करते हैं लोगों के बीच में, उनको लोगों को अवेयर करना. ठीक है. और कुछ जो है लोगों को जाकर बताते हैं कि हमें किस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ठीक है. सम फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इंक्लूड. कुछ फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आपको बताए हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर. दिस वॉज intimated in 1973 to protect the Royal Bengal tiger. ठीक है. ये कब इंटीमेट किया गया था? 1973 में. प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं इसमें हम? रॉयल बंगाल टाइगर को. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड. ये हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम में से एक है. द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज स्लोली इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम की वजह से जो हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. ठीक है. वना महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑल ओवर द कंट्री. वना महोत्सव हमारे पूरे कंट्री में जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है. इट वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिवीव लॉस्ट फॉरेस्ट कवर. ठीक है. ये हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. क्यों स्टार्ट किया था? जब हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट लॉस हो चुका था उनका, तब हमने ये रिवीव किया था. ड्यूरिंग दिस वीक लैक्स ऑफ प्लांट्स आर प्लांटेड. इस वीक लाखों प्लांट्स को प्लांट किया जाता है. नेक्स्ट चिपको मूवमेंट. दिस वॉज स्टार्टेड इन 1973 इन अ विलेज इन द हिमालयास. ठीक है. ये स्टार्ट किया था 1973 में एक विलेज में हिमालयास में. ठीक है. इन दिस पीपल embraced trees and stop them from being cut. अब इसमें क्या करते हैं लोग? ट्रीज को कटिंग करने की जगह पर उनको उनकी ग्रोथ पर फोकस करते हैं. ठीक है. उनको बढ़ाने पर ध्यान देते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.